हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा भूरत। बेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे आईपीसी का, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे थे हम समरी बुक से। ये समरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icaleak.com में, ये अवेलेबल है। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बेटा बिजनेस इंक्लूड्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, देखेंगे हम क्या क्या आता है बिजनेस में। कोई भी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, वेदर और नॉट देयर इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, कोई भी, तो भी वो बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। कोई भी एक्टिविटी उससे इंसिडेंटल और इंसिलरी है, वो बिजनेस में आएगा। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर, इवन इफ कोई वॉल्यूम नहीं हो, कंटिन्यूटी नहीं हो, कभी कभार भी वो एक्टिविटी करते हैं, तो भी हम यहाँ पे उसे बिजनेस की डेफिनेशन में लेंगे। वंस इन अ व्हाइल वो एक्टिविटी हुई, तो भी, फ्रीक्वेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो भी बिजनेस में आएगा। तो कोई भी प्रकार का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, बेटा ये गुड से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशन, सर्विस से रिलेशन हो सकता है, वोकेशन अगर मॉनिटरी बेनिफिट हो या मत हो, पर आप अगर ये कर रहे हो तो ये बिजनेस में आएगा। Supply, acquisition of goods including capital goods or services in connection with commencement or closure of business। तो बेटा सिर्फ बिजनेस करते टाइम नहीं, बिजनेस शुरू होने के पहले और बिजनेस बंद होने के बाद में अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एक्वायर कर रहे हो, वो भी कैपिटल गुड्स का, सर्विसेज का, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी क्लब बाय एसोसिएशन सोसाइटी, अपने मेंबर्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज दे रही है, यहाँ पे क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए, वो भी बिजनेस में आएगा। कहीं पे एडमिशन ले रहे हो आप कोई प्रीमाइसेस में, आप यहाँ पे गए हो, यहाँ पे एडमिशन लिया आपने कोई प्रीमाइसेस में, आप तो उसे कंसिडरेशन दिया, आपने पैसा दिया, तो वो भी बिजनेस में आएगा बेटा। सर्विस एज एन होल्डर एंड ऑफिस एक्सेप्टेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप कहीं पे ऑफिस में कोई यहाँ पे पोजीशन पे आते हो, तो भी वो बिजनेस में आएगा। एक्टिविटीज जो रेस क्लब की होती है, इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजर और लाइसेंस टू बुकमेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुकमेकर इन सच क्लब। एनी एक्टिविटी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटी, वो भी क्या होगी बेटा बिजनेस की डेफिनेशन में आएगी। तो ये सब बिजनेस की डेफिनेशन में आएगी। 7(1)(a) में पढ़ा था ना, फॉर अ कंसिडरेशन और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होता है बेटा, तो क्या होता है आपका सप्लाई होता है। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में हमने समझी, और ये क्या है बिजनेस की डेफिनेशन। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, करते हो आप तो वो बिजनेस में आती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फर्स्ट पॉइंट, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, इवन इफ देयर इज नो बेनिफिट टू इट, और यहाँ नो मॉनिटरी बेनिफिट, और कोई भी एक्टिविटी उससे इंसिडेंटल, इंसिलरी, छोटी मोटी भी हो, मेरे बिजनेस, मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी है, तो भी वो बिजनेस में आएगी। कोई वॉल्यूम नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो भी वो बिजनेस में आएगी। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी क्विक रिविजन है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकते। रेगुलर क्लास में हम एक एक पॉइंट पे एग्जांपल्स देख के हमने देखा है। नेक्स्ट बेटा एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है? इट मींस जो नील रेट ऑफ सप्लाई है, या होली एग्जाम फॉर सप्लाई, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। व्हाट डू मीन बाय नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेटा? इस नॉन टैक्सेबल, इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल मतलब कि जो नॉट लेवेबल टू टैक्स है, मतलब कि जो आइटम्स हमने पढ़े थे, एग्जांपल पीएचएमएनए आइटम हो गया बेटा, अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन टैक्सेबल आइटम होते हैं। ठीक है, एग्जाम सप्लाई हमने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में आता है। कंपोजिशन के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। नाउ व्हाट डू मीन बाय इनपुट, इनपुट सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट, इनपुट सर्विसेज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे हम। तो यहाँ पे इनपुट्स का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज का मतलब, या कैपिटल गुड्स का मतलब। तो कैपिटल गुड्स तो बहुत सिंपल है बेटा, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पर्सन क्लेमिंग आईटीसी। जिसका आपने अकाउंट में कैपिटलाइज किया वो आपके कैपिटल गुड्स में, खत्म, वेरी एज सिंपल एज दैट। इनपुट्स का मतलब इट मीन्स अदर देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के अलावा दूसरे, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जिसे आप यूज कर रहे हो या आपका इंटेंशन है, या तो यूज कर रहे हो या आपका इंटेंशन है क्या, इसको बिजनेस के लिए यूज करने का। बिजनेस की डेफिनेशन ऑलरेडी देखी। सेम इनपुट सर्विसेज का मतलब वो सर्विसेज जो कि यूज कर रहे हो या इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट्स में बेटा इट शुड बी अदर देन कैपिटल गुड्स। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल गुड्स? जिसकी कैपिटलाइज की है वैल्यू। तो ये किसकी डेफिनेशन है बेटा? कैपिटल गुड्स, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नो डाउट। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है भाई? इनपुट टैक्स का ही तो क्रेडिट लेते हैं हम, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स? इट मींस टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज में जो भी आपने टैक्स पे किया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी टैक्स पे किया बेटा, इसका आपको क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। तो ये आपका इनपुट टैक्स है जो आपने फॉरवर्ड चार्ज में पे किया। एंड इट इंक्लूड्स रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया, वो भी,
आईजीएसटी इंपोर्ट जब करते हैं तब बेटा हम आईजीएसटी पे करते हैं और उसका भी क्रेडिट मिलता है, यहाँ रिसिपिएंट लेता है इसका क्रेडिट रिवर्स चार्ज का और आईजीएसटी जो इंपोर्ट में पे करते हैं, बट एक्सक्लूड कंपोजिशन टैक्स, कंपोजिशन वाले का हमको वैसे भी क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन से ही हटा दिया। तो इसमें क्या क्या आता है मैम, फॉरवर्ड चार्ज में जो भी जीएसटी पे किया वो आ गया, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी आ गया, आईजीएसटी इंपोर्ट का आ गया, बट कंपोजिशन टैक्स हट गया, ठीक है। नेक्स्ट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बेटा ये ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट मींस रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय, आपके पास गुड्स खरीदे आपने या सर्विसेज आए आपके पास आए, बाय परचेज किया या एक्वायर किया या कोई भी मीन से, विद और विदाउट कंसिडरेशन, इनवर्ट सप्लाई हुई, आपके यहाँ पे गुड्स आए, रिसीट हुए आपके यहाँ पे गुड्स, परचेज से, एक्विजिशन से या किसी और मीन से चलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं, या एसईजेड डेवलपर या यूनिट को सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें आती है, एक एक्सपोर्ट गुड्स का सर्विसेज का दोनों का, सेकंड गुड्स का सर्विसेज का दोनों का, एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को जो सप्लाई हो रहा है वो यूनिट का वो। तो बेटा ये तो कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने देखी, अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे यहाँ पे। सो सेक्शन 16 यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा, 16(1) यहाँ 16(1)(2) पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप क्या रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है भाई क्रेडिट इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो आपने यूज करना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ बेटा, ये गुड्स या सर्विसेज मैं यूज करने वाला हूँ, तो आप क्रेडिट ले सकते हो। चार कंडीशन है बेटा, चार कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहली, आपके पास टैक्स इनवॉइस, वैलिड टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। सेकंड, आपने रिटर्न फर्निश करना चाहिए। थर्ड, टैक्स आपने एक्चुअली गवर्नमेंट को देना चाहिए। और फोर्थ, गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली आपके यहाँ रिसीव होना चाहिए, एक्चुअली आपके यहाँ रिसीव होना चाहिए। हाउएवर इसका एक्सेप्शन है, डीम्ड रिसीट मानी जाती है बिल टू शिप टू मॉडल में। व्हाट डू यू मीन बाय बिल टू शिप टू मॉडल बेटा, मैम यहाँ पे आप अगर पूछो तो बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ, ए है ना, जो ए ने बी को गुड्स सेल किया, ए ने बी को गुड्स सेल किया और उसी को बिल दिया, और बी ने बोला कि यार एक काम कर, सी को ना एक काम कर, शिप कर दे, सी को शिप कर दो। तो मैंने क्या किया, बिल टू ए, बिल टू बी, शिप टू सी। तो इस केस में क्या माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड कि बी को रिसीव हो गया, क्योंकि भाई पेमेंट तो बी दे रहा है, पैसे जो दे रहा है हम यही मानेंगे। तो इट विल बी डीम्ड कि बी को रिसीव हो गया, बी के डायरेक्शन में सी को खाली शिप टू किया था, और इस केस में बेटा बी क्या ले सकता है, क्रेडिट ले सकता है, डीम रिसीट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। और सेम सर्विस के केस में भी डीम रिसीट ऑफ सर्विस इफ सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अंडर डायरेक्शन ऑफ और ऑन अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। देन थर्ड, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, आईटीसी अलाउड ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। लास्ट लॉट जब आएगा, जब लॉट में गुड्स आ रहे एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, जब लास्ट लॉट आएगा तभी आप आईटीसी लोगे, तभी आप आईटीसी लोगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया मैंने टैक्स कंपोनेंट पे, तो बेटा आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ मैम, अब ये अब बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मानती हूँ यहाँ पे गुड्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप समझ लो 1 लाख रुपीस के आपने गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे, उस पे आईटीसी 12,000 रुपए लग के आया, 12,000 लग के आया, टोटल 1,12,000 हुआ, टोटल 1,12,000 हुआ। तो इस केस में बेटा, इस केस में यहाँ पे आईटीसी जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है 12,000 रुपए का, इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करो, इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे तभी आईटीसी मिलेगा। अगर 12,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो या तो इनडायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट ले लो या डायरेक्ट टैक्स में ले लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख की वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन है 12,000 के आईटीसी पे अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो अगर आईटीसी लेना है तो 12,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे, सिंपल है बेटा। बहुत टाइम नहीं है इसलिए भी हम नहीं दे सकते इससे ज्यादा टाइम। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, बेटा यहाँ पे देखो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 1819 है, 1819 है, अप्रैल 18 से स्टार्ट हुआ साल, मार्च 19 पे खत्म हुआ, इसमें बहुत सारे इनवॉइसेस वगैरह आए। अब अगर कोई इनवॉइस मिस हो जाती तो उसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं आप, तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं बेटा जो सितंबर का रिटर्न फाइल करोगे, यहाँ पे सितंबर 19 का रिटर्न जो फाइल करोगे आप, उसका जो ड्यू डेट होता है, उसका ड्यू डेट होता है मैम 20 अक्टूबर 19, 20 अक्टूबर 3B का ड्यू डेट होता है, 20 तारीख अगले महीने की, 20 अक्टूबर 19। और एनुअल रिटर्न जब भी फाइल कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर बेटा, जो भी पहले है। अब क्या हुआ, पहला केस लेते हैं, एनुअल रिटर्न का डेट वैसे 31 दिसंबर होता है, एक्सटेंड होते रहता है, वो बात अलग है, हम यहाँ 31 दिसंबर ही याद रखेंगे। तो पहला या तो 20 अक्टूबर को ले सकते हो आप, मैक्सिमम तब तक क्रेडिट ले सकते हो, क्रेडिट लेना तब तक अलाउड है, उसके बाद तो बेटा गया आपका क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर, मतलब 20 अक्टूबर तक के ले सकते हो आप।
अब आपने को बहुत जल्दी थी, आपने बोला नहीं नहीं हम बहुत सिंसियर है, हम तो भैया यहाँ पे मार्च खत्म हुआ अप्रैल में रिटर्न फाइल कर देंगे। सो 20 अक्टूबर और 30 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर, तो मैक्सिमम आप 30 अप्रैल तक के ही क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद मई में कोई इनवॉइस आया गया बेटा, नहीं ले पाओगे। तो बेटा 20 अक्टूबर तक रुको, उसके बाद आराम से रिटर्न फाइल करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्रेडिट आपने ले तो लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और गवर्नमेंट ने बताई, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर जो भी आईटीसी आप लेते हो, आप जो भी आईटीसी लेते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनवॉइस आई, मैंने आईटीसी ले लिया, बट आपको पेमेंट करना है इनवॉइस के 180 दिन के अंदर सप्लायर को। अगर आपने नहीं किया तो जो आईटीसी आपने ऑलरेडी लिया है वो 180 दिन जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद आपको रिवर्स करना है। मैंने आपको मोबाइल बेचा था या मैंने आपको कोई भी चीज बेची 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल 12,000 उस पर क्रेडिट लगा है, मैंने आपको 1 जनवरी को बेचा, आपने ले लिया, जून निकल गया भाई, 6 महीने निकल गए, आप ना फोन उठा रहे हो ना आप मेरे को पैसे वापस दे रहे हो, आपने मेरे को पैसे दिए ही नहीं, क्रेडिट लेके बैठे हो और ऊपर से 12,000 रुपए का। तो 180 दिन के एंड में गवर्नमेंट ने क्या बोला, चुपचाप रिवर्स कर दो क्रेडिट, रिवर्स कर दो क्रेडिट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पे करो गवर्नमेंट को, क्रेडिट भी रिवर्स करो। फिर आपने उस टाइम रिवर्स कर दिया, हैप्पी रियलाइजेशन हुआ आपको दिसंबर में, यार याचना मैम के ऐसे पैसे नहीं अटकाने चाहिए, अच्छा पढ़ाया था मैम ने, तो आपने मेरे को फोन किया, मैम ये लो आप 1,12,000 रुपए आपने मेरे को दे दिए, मैंने बोला बढ़िया है। तो आपको गवर्नमेंट ने बोला आप रीअवेल कर लो क्रेडिट विदाउट एनी टाइम लिमिट, उस पर कोई 20 अक्टूबर एनुअल रिटर्न कोई टाइम लिमिट नहीं, हैप्पी रियलाइजेशन, आप भी हैप्पी रहो और आप क्रेडिट विदाउट टाइम लिमिट अवेल कर सकते हो। सो पढ़ेंगे एक बार, ITC to be reversed with interest at the rate of 18% if value और टैक्स दोनों, बेटा वैल्यू और टैक्स दोनों भी नहीं पे किया आपने, is not paid within 180 days of the issuance of invoice, such supply will be specified in GSTR2 of the month following 180 days के बाद जो GSTR2 आता है उसमें आपको दे देंगे, it will be added in your output tax liability, और जब आप वापस पे करते हो तो आप रीअवेल कर सकते हो विदाउट एनी टाइम लिमिट, विदाउट एनी टाइम लिमिट। इसका एक्सेप्शन है, एक है रिवर्स चार्ज और एक सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। क्यों? अरे भाई रिवर्स चार्ज में कहां सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, तो 180 दिन की कोई बात ही नहीं है, आप गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करते हो तभी क्रेडिट लेते हो, मेन अमाउंट का पेमेंट करोगे बट टैक्स का पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर देते हो फिर क्रेडिट लेते हो, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स चार्ज इज एन एक्सेप्शन। विदाउट कंसिडरेशन उसमें तो आपको वैसे भी नहीं पे करना है, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन 180 दिन में सप्लायर को क्या कभी भी पेमेंट ही नहीं करना है। तो बेटा ये दोनों केसेस में क्या है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक प्रोविजंस पढ़े। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा कि आप यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द कोर्स और फर्दर, हम सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं पूरा, इन द बिजनेस यूज कर रहे हो तो आप ले सकते हो। फिर 4 कंडीशंस पढ़ी हमने कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपने रिटर्न फाइल करना चाहिए, टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, और डीम्ड बिल टू शिप टू मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डीम्ड रिसीट मानी जाएगी। लॉट्स के केस में लास्ट लॉट में लेंगे मैम क्रेडिट। डेप्रिसिएशन आईटीसी पे लिया है तो आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद टाइम लिमिट क्या है मैम अवेलिंग आईटीसी की बेटा 20 अक्टूबर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। देन मैम एक्सेप्शन इसका है क्या, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी और रिवर्स अर्लियर। तो जो रीअवेल करते हैं बेटा आईटीसी, रीअवेल जो मैंने नवंबर वाला एग्जांपल लिया उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें क्या होगा बेटा, रीअवेल आप कर सकते हो यहाँ पे विदाउट एनी टाइम लिमिट, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। 10 साल बाद भी आपकी हैप्पी रियलाइजेशन हुआ और आपने मेरे को पेमेंट किया तो भी आप क्रेडिट रीअवेल कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पे मेरे को 180 दिन में बाकी पेमेंट्स नहीं किए हैं, यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किए तो आपको अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% गवर्नमेंट को पे करना है, और जब आप वापस से पेमेंट कर देते हो तो आप रीअवेल कर सकते हो। एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज और डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 और कुछ रिलेटेड रूल्स के हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़े। नेक्स्ट सेक्शन 17 बेटा अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट रेड विद रिलेवेंट रूल्स, ये सब हम देखेंगे, पहले ये चार्ट समझते हैं। अगर गुड्स और सर्विसेज आप यूज कर रहे हो बेटा थोड़ा बिजनेस के लिए, थोड़ा नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो आपको आईटीसी कितना मिलेगा, आपका मन क्या बोलता है, मैम जितना बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो उतना ही मिलेगा। आप यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो आपको कितना आईटीसी मिलना चाहिए, मैम जितना प्रोपोर्शनेट है टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए। एग्जेम्प्ट सप्लाई का आईटीसी मुझे नहीं मिलना चाहिए, नॉन बिजनेस का आईटीसी मुझे नहीं मिलना चाहिए, बेसिक रूल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या आता है बेटा, इस पर्पस के लिए यहाँ पे हम बहुत सारे अभी रूल 42, 43 पढ़ेंगे जिसमें रिवर्सल दिए हैं कि जब आप बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हो, इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, तो उसमें आपको कैसे क्रेडिट लेना है, कैसे रिवर्सल करना है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या क्या आता है, मतलब कि टैक्स चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन, ये सब जो है बेटा रिवर्स चार्ज के आइटम। सेकंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, थर्ड सेल ऑफ लैंड,
फोर्थ सेल ऑफ बिल्डिंग, जहां पे कंसिडरेशन पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये 4 चीजें एग्जाम सप्लाई में आती है, ये 4 चीजें बेटा एग्जाम सप्लाई में आती है। मतलब इससे रिलेटेड जो क्रेडिट रहेगा वो रिवर्स होगा, समझेगा थोड़ी देर में। अब एक स्पेशल बैंकिंग सेक्टर है वो देख लेते हैं, फिर बाकी सेक्टर्स के हम देखेंगे इनपुट सर्विसेज वगैरह कैसे रिवर्स करते हैं। बैंकिंग वालों की बेटा बहुत सारी एग्जाम, बहुत ज्यादा एग्जाम सर्विस होती है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट जो भी आता है सब एग्जाम होता है। तो उनको 2 ऑप्शन दिए, या तो अवेल करो प्रोपोर्शनेट आईटीसी लो, कैसे, वो रूल 42 43 के हिसाब से, या डायरेक्टली 50% ले लो और 50% लैप्स हो जाए। जितना भी आईटीसी है 50% ले लो, 50% लैप्स हो जाए। बेटा रेगुलर क्लास में हमने एक एक क्वेश्चन करने, एक एक एग्जाम्पल देखने, हर पॉइंट पे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ हमने जितने पॉइंट देखे इसमें हम हर एक एक पॉइंट पे एग्जाम्पल देखते हैं, बट अभी क्योंकि क्विक रिवीजन है तो हम इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। सो बैंकिंग सेक्टर में या तो प्रोपोर्शनेट जो हम अभी रूल 42 43 पढ़ेंगे उसके हिसाब से ले लो, या 50% ले लो, बाकी का 50% लैप्स हो जाएगा। जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है इट विल नॉट अप्लाई टू टैक्स पेड ऑन सर्विसेज रिसीव फ्रॉम, हमारा सेम रजिस्ट्रेशन बेटा जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन से अगर आप सप्लाईज ले रहे हो तो उस पर 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, वो आप ले सकते हो। और एक बार अगर ऑप्शन ले लिया तो पूरा साल भर ये ऑप्शन आपको क्या बोल सकते हो बेटा, ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, तो ये प्रोविजन है बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड। इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर करना, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो यहां तक ये होता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 42 करेंगे बेटा और रूल नंबर 43 करेंगे। सो रूल नंबर 42, ये नेक्स्ट वाले पेज में जो डायग्राम दिया हुआ है आप हेडिंग डाल सकते हो रूल नंबर 42 का। सो अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। रूल 42 किसकी बात करता है बेटा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। इनपुट और इनपुट सर्विसेज जब हमने यूज करी क्या, थोड़ी बिजनेस के लिए, थोड़ी नॉन बिजनेस के लिए, थोड़ी एग्जाम के लिए, थोड़ी टैक्सेबल के लिए, उस केस में यहाँ पे अपॉर्शनमेंट क्रेडिट का कैसे करेंगे वो रूल 42 बताता है। और रूल नेक्स्ट पेज में रूल 43 दिया हुआ है, वो किससे रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स। कॉमन क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में, ठीक है, कैसे करना है वो रूल 43। तो सबसे पहले रूल नंबर 42 अभी हम पढ़ेंगे। सो टोटल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज डिनोटेड एज टी। टोटल इनपुट टैक्स मेरा क्या है, टी से डिनोट करते हैं। एक बार ये चार्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनपुट ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेज डिनोटेड एज T1। मतलब जिसको मैं टोटली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, मेरे घर के लिए यूज कर रही हूँ, मेरे घर के लिए टोटली यूज कर रही हूँ कोई इनपुट्स, ठीक है, तो वो किससे डिनोट करेंगे, T1 से। इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम, टोटली एग्जाम सप्लाई बना रही हूँ, वो इनपुट्स मैंने खरीदे इसलिए तो मैं टोटल एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ, उसको T2 से डिनोट करेंगे। ब्लॉक क्रेडिट T3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 इसको टोटल क्रेडिट में से माइनस करेंगे, तो जो मेरा बाकी का बचा हुआ ITC है वो उसका क्रेडिट में पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी। T1 T2 T3 का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों लेके जाओगे यार, नॉन बिजनेस के लिए एग्जेम्प्ट है, ब्लॉक क्रेडिट है, क्यों लेके जाओगे, इसलिए उसको लेके ही नहीं जाने का, उसको लेके ही नहीं जाना है। इसलिए इन तीनों का आपको क्या करना है, टोटल क्रेडिट में से आपने इन तीनों को माइनस कर दिया। आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आता है 50 लाख का टोटल क्रेडिट दिया है और T1 T2 T3 मतलब नॉन बिजनेस के लिए 5 लाख का, बिजनेस के लिए 5 लाख, सॉरी एग्जाम के लिए 5 लाख का, ब्लॉक क्रेडिट 5 लाख, ये 15 लाख रुपए आप 50 में से माइनस कर दोगे, तो जो 35 लाख बचे वो क्या बचा आपका, C1 बचा। व्हाट डू यू मीन बाय C1? C1 में क्या क्या बचा? अब मैम 2 ही चीज बची, सीधी सादी बात है। एक तो टैक्सेबल से जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए वो बचा इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, सेकंड बचा कॉमन क्रेडिट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन क्रेडिट, कि भाई जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज हम कॉमन यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, वो कॉमन क्रेडिट बचा, करेक्ट है, ठीक है। सो अब यहां पे अब जो कॉमन क्रेडिट है, पहले तो आपने यहाँ पे जो ये कॉमन क्रेडिट बचा, जिसे जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, तो ये जो जैसे हमारे एग्जांपल में 35 लाख बचा, ये आपने क्या किया, आप लेके चले गए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। आप समझ रहे हो एग्जांपल, आई थिंक मैं ऊपर यहाँ पे साथ साथ में एग्जांपल लिखते भी जाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल क्रेडिट दूसरे पेज में ही लिखते हैं साथ में, या ठीक है एग्जाम्पल बाद में लेते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट आपका, अब जो कॉमन क्रेडिट बचा है, अब जो कॉमन क्रेडिट बचा, रिवर्सल किस चीज करना है मैम, रिवर्सल तो उतना ही करना है जितना एग्जाम के लिए वो यूज किया गया या नॉन बिजनेस के लिए यूज किया गया,
क्लियर है? तो अब रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले तो पिछले स्टेप पे आपका जो C1 आया था उसमें से T4 को हटा दो. व्हाट डू यू मीन बाय T4? एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल को हटा दो. मतलब अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ कॉमन क्रेडिट को लेना है बेटा. यहाँ पे कॉमन क्रेडिट आ गया. C2 इज व्हाट, कॉमन क्रेडिट आपका आ गया. C2 को अब आप D1 और D2 कैलकुलेट करोगे. व्हाट यू मीन बाय D1 एंड D2 मैम? बेटा D1 डिनोट्स फॉर, यहाँ पे एग्जेम्प्ट के लिए आपने कितना, एग्जेम्प्ट के लिए यहाँ पे आपने कितना कॉमन क्रेडिट यूज किया. अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई डिनोटेड एज D1 एंड क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस जो है वो D2 बताता है, वो D2 बताता है. तो D1 का फॉर्मूला क्या है? D1 का फॉर्मूला है बेटा C2, दैट इज कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ये क्या आता है हमारा? D1 आता है, D1 आता है. और D2 क्या होता है? C2 का 5%. C2 मतलब कॉमन क्रेडिट का 5%. बहुत ही इजी है. नॉन बिजनेस का तो बहुत ही क्लियर है. C2 का 5%, C2 का 5%. अब ये D1 D2 आ गया, इनको आप टोटल कर दोगे, ये क्या हो गया आपके इनएलिजिबल क्रेडिट है. इट वुड बी रिवर्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B और इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. हर महीने आपको ये कैलकुलेट करना है और आपने रिवर्स करना है. सिंपल है. एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेगा. 1-2 मिनट का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, बस हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. चलो यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट हमारा T है, ठीक है. अभी इसमें नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हमने 5 लाख रुपीस का यूज किया. इनपुट और इनपुट सर्विस की बात हो रही है. रूल 42 पढ़ रहे हैं, ठीक है. कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43. तो जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज आए मेरे को क्लियरली पता है यार नॉन बिजनेस के लिए यूज किए. क्लियरली इनवॉइस लेवल पे बता सकती हूँ कि वो सर्विस मैंने घर के लिए ली थी, वो इनपुट्स मैंने घर के लिए लिए थे. सेकेंड, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किए मैंने, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किए विच इज डिनोटेड एज T2. T2 जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए मैंने यूज किए वो मेरे को क्लियरली पता है. इनवॉइस लेवल पे मैं बता रही हूँ 5 लाख रुपए का क्रेडिट है, 5 लाख का क्रेडिट है. मुझे पता है मैंने ये सर्विस ली थी, मैंने ये इनपुट्स बुलवाए थे. किसके प्रोडक्शन के लिए? मिल्क. मिल्क इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, मिल्क इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. यहाँ पे चीज के लिए नहीं मंगवाया था. यहाँ पे मेरे चीज डिप्स जो है वो मेरे टैक्सेबल सप्लाई है. मिल्क यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है मेरी यहाँ पे फैक्ट्री में, उसके लिए मैंने कुछ इनपुट्स मंगवाए थे, कुछ कैरी बैग्स मंगवाए थे, उस पे GST लग के आए. मुझे क्लियरली पता है एग्जेम्प्ट के लिए, तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे. माइनस करोगे आप क्या? T3 माइनस कर लोगे ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट मतलब जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है. 17(5) बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ब्लॉक क्रेडिट आपको पता होगा, जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है वो भी आप यहाँ से माइनस करोगे. 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज. इस सबको माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा? C1 विच इज वॉट, यहाँ पे आपने माइनस किया 15 लाख, तो 35 लाख रुपीज इज C1. इसमें से आपको क्लियरली पता है T4. T4 मतलब कि टैक्सेबल के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड. टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए मैंने जो यूज किया है, मुझे पता है इसमें से 20 लाख का जो इनपुट सर्विसेज है वो मेरे टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए यूज हुए. टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए यूज हुए. मतलब अब जो बचा वो क्या है? मेरा कॉमन क्रेडिट है 15 लाख रुपए, C2. यहां तक के समझो. मतलब कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया. कॉमन क्रेडिट में से एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस हटा दिया, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट हटा दिया, ब्लॉक क्रेडिट हटा दिया, टैक्सेबल और जीरो रेटेड जो सब एक्सक्लूसिव थे उनको हटा दिया, उनको हटा दिया. तो बचा क्या? कॉमन क्रेडिट. अब ये देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या जाएगा? उसमें C1 जाएगा. मतलब 35 लाख तो मैंने वहां पे ले गए. 35 लाख मैंने कहा लेके गई? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. उसमें से सीधी बात है 20 लाख का तो पूरा मिल जाएगा, 20 लाख का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा. 15 लाख जो बचा उसमें से प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा. किस चीज का रिवर्सल होगा मैम? बेटा जो एग्जेम्प्ट के लिए और नॉन बिजनेस के लिए यूज किया उसका रिवर्सल होगा, बिल्कुल होगा. अब एग्जेम्प्ट के लिए जो यूज किया वो कैसे पता चलेगा? D1 इज इक्वल्स टू, D1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो हमने देखा था अभी, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई विच इज इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F विच इज व्हाट? C2 मतलब क्या हुआ? मेरा कॉमन क्रेडिट 15 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्ट का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. या तो एग्जाम में टोटल टर्नओवर एग्जेम्प्ट टर्नओवर दिया रहेगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. एग्जेम्प्ट टर्नओवर अज्यूम कर रही हूँ, एग्जाम में दिया हुआ है, नहीं तो कैलकुलेट वैसे तो दिया हुआ रहेगा, हो सकता है एक आध एडजस्टमेंट करना पड़े आपको. 20 लाख का यहाँ पे 20 लाख का एग्जेम्प्ट का टर्नओवर है और टोटल टर्नओवर आपका 40 लाख का है, 40 लाख का है. तो इस केस में क्या हो जाएगा? 7.5 लाख का, 7.5 लाख का ITC आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स करना पड़ेगा GSTR 3B में. हर महीने ये एक्टिविटी करनी है, हर महीने का T1 T2 T3 T4 निकालना है आपको और ये एक्टिविटी करनी है. सेकेंड, व्हाट यू मीन बाय D2? D2 इज मैम 5% ऑफ C2.
5% ऑफ C2, मतलब कि क्या हो गया, C2 क्या है आपका 15 लाख रुपए, 15 लाख का 5%, 15 लाख का 5% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे C2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे 15 लाख का 5% कितना होता है, 75,000 रुपीज होता है, 75,000 रुपीज होता है। ठीक है, सो 7.5 लाख प्लस 75,000 आपका GSTR 3 में रिवर्स हो जाएगा एवरी मंथ, एवरी मंथ। ये एक्टिविटी आपको हर महीने करनी है, या अप्रैल में हुई, मई मार्च सॉरी अप्रैल में हुई, मई जून जुलाई देन टिल मार्च तक के आपको ये एक्टिविटी हर महीने करना है। हर महीने आपको D1 D2 कैलकुलेट करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है। अब ईयर एंड पे क्या हुआ, ईयर एंड पे आपको ईयर एंड में चेक करना पड़ेगा, आपको पूरे साल का D1 D2 निकालना है। कैसे, इनटू एग्जिम टर्नओवर साल भर का, एग्रीगेट टर्नओवर साल भर का, ये लेकर के पूरे साल का आपको वापस निकालना है। अगर शॉर्टफॉल है तो आपको और रिवर्सल करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम अप्रैल, या अगर आपने ज्यादा रिवर्सल कर लिया तो वापस से क्रेडिट क्लेम कर लो, वापस से क्रेडिट क्लेम कर लो। तो अभी एक बार देखेंगे, summation of D1 D2 will be computed for the whole financial year by taking exempted turnover and aggregate turnover for the whole financial year if the amount is more than the amount already added to the output tax liability। जो amount already add हो गया output tax liability में, उससे भी ज्यादा है ये amount, उससे ज्यादा है ये amount, then the differential amount will be reversed by registered person in GSTR 3B in any of the month till September of the succeeding year along with the interest at the rate of 18% from 1st April of the succeeding year till the date of payment। तो यहाँ पे 18-19 की बात करूं तो 18-19 में अप्रैल 18, मई 18 ऐसे करके पूरा मार्च 19 तक के आपने हर महीने रिवर्सल किया D1 D2 का। उसके बाद में वापस से आप अप्रैल में या मई में आप गए, आपने ये वाली एक्टिविटी करी, पूरे साल का निकाला, तो आपने पूरे साल भर में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का रिवर्सल किया, 10 लाख का रिवर्सल किया, बट अब जब ये फॉर्मूले से निकाला तो 12 लाख का रिवर्सल करना चाहिए था। ठीक है, 2 लाख का शॉर्टफॉल हो गया, 2 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। कुछ भी रीजन हो सकता है भैया, आपका कुछ आपने टर्नओवर मिस कर दिया हो या जो भी, तो वो 2 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा भाई, उसका और रिवर्सल करना पड़ेगा, उसका और रिवर्सल करना पड़ेगा। कब कर सकते हो आप, अप्रैल के बाद कभी भी कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, सितंबर तक के आपको करना रहेगा वो रिवर्सल, अलोंग विथ इंटरेस्ट कितना रहेगा बेटा, 18% का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लगेगा। कब से, अप्रैल, जो सक्सीडिंग ईयर का अप्रैल है, अप्रैल 19 से आपने जब भी किया, हो सकता है आपने ये एक्टिविटी मई में जाके की तो अप्रैल में 2 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, इफ दिस अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ऑलरेडी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, द एडिशनल अमाउंट कैन बी क्लेम बैक एज इंटरेस्ट, क्लेम बैक एज क्रेडिट इन GSTR 3 ऑफ एनी मंथ टिल सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। अब क्या हुआ, आपने 1 लाख रिवर्स कर दिया, रिवर्स तो 80,000 ही करना था, 20,000 रुपए ज्यादा रिवर्सल किया, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट ले लो, अगले सितंबर आते तक के आप कभी भी क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में आपको रिवर्सल कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन क्रेडिट के प्रपोर्शन में D1 कैलकुलेट करना है और आपको एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर पे एंड D2 कैलकुलेट करना है, हर महीने रिवर्सल करना है और फिर ईयर एंड एक्टिविटी करनी है। बेटा एग्जाम में कुछ नहीं है इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आना है, अपन ने इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स इसके अपन ने चैप्टर के साथ में डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बैंक के पार्ट में दिए हुए, तो वो एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं इसके क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन बैंक से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 43 करेंगे। 42 किससे रिलेटेड है बेटा, इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल देगा। 43 कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, मेथडोलॉजी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बेटा अब कैपिटल गुड्स में लेकर के आई, बहुत अलग अलग पर्पस हो सकते हैं भाई, मैंने कैपिटल गुड्स लेके आई, या तो मैं उसको एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, या एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, या तो मैं उसको यूज कर रही हूँ एज अ कॉमन कैपिटल गुड, कॉमन कैपिटल गुड। तो हर एक केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैंने कैपिटल गुड्स लेकर आई और उसको मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ बेटा, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए टोटल यूज है, कुछ यूज ही नहीं है उससे, टैक्सेबल सप्लाई कुछ बनाना ही नहीं है।
तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा उसका क्रेडिट। इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कौन सा है? एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। ए पॉइंट में एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, नॉन यहां एग्जेम्प्टली यूज करें। सो इट शुड नॉट बी एलिजिबल एंड इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू व्हाट ईसीएल। इट इज नॉट क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, ठीक है। देन बी पॉइंट में मैंने कुछ कैपिटल गुड्स खरीद के लेकर आए, उससे क्या किया मैंने? इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड और intended to be used exclusively for making taxable supply including zero rated supply। exclusively किसके लिए यूज किया मैंने? taxable supply के लिए including zero rated supply के लिए, taxable and zero rated के लिए। उसे क्या करना है? टैक्सेबल के लिए यूज करूंगी। यार मैंने जो कैपिटल गुड्स लेके आई उससे पूरा आउटपुट टैक्सेबल है, मैं टैक्सेबल गुड्स बना रही हूँ, तो उसे क्रेडिट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या वो कॉमन क्रेडिट है? नहीं, कोई कॉमन क्रेडिट नहीं, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो बी पॉइंट में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला है, उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा आपको कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब सी पॉइंट में आएंगे, कौन से कैपिटल गुड्स की बात हो रही है? इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी अबव। इनपुट टैक्स उन कैपिटल गुड्स का जो कि ए और बी पॉइंट में कवर्ड नहीं, जो कि ए और बी पॉइंट में कवर्ड नहीं। बात किसकी हो रही भाई? कॉमन कैपिटल गुड्स की। ना एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है, ना एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस के लिए। थोड़ा उससे टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना रही हूँ, थोड़ा मैं एग्जाम प्रोडक्ट भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट किसकी बात हो रही है? ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए और बी, दैट इज द कैपिटल गुड्स व्हिच आर यूज्ड और intended to be used exclusively, commonly for making taxable as well as exempt supply and business and non business purpose, and business and non business purpose। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई? पहले तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो भी उसमें लग के आया है उसकी इनवॉइस में, उसको क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। पूरा का पूरा क्रेडिट कहाँ पे करना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और यूजफुल लाइफ उसकी मान लो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यूजफुल लाइफ उसकी क्या मान लेंगे हम? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। और उसको कैसे डिनोट करना है हमको? एज अ कॉमन क्रेडिट, उसको एज अ ए डिनोट करो, एज अ ए डिनोट करो। फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। तो वो आपका कॉमन क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि भाई वो कैपिटल गुड्स मैंने कॉमनली यूज किया है, टैक्सेबल गुड्स भी बना रही हूँ मैं, उससे एग्जाम भी बना रही हूँ, जीरो रेटेड भी बना रही हूँ मैं, यहाँ पे उससे नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर रही हूँ। तो उसके पूरे क्रेडिट को एक बार तो क्या ले डालो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालो और उसको कॉमन क्रेडिट कर दो, उसको कॉमन क्रेडिट मान लिया जाएगा। पूरा क्रेडिट क्यों लिया मैम? बेटा अभी पहले पूरा क्रेडिट लेंगे, उसके बाद जितना एग्जाम्प्ट के लिए यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको क्या करेंगे हम? रिवर्स करेंगे लेटर ऑन। तो एक बार क्या करना है, अभी इस स्टेप पे क्या याद रखना है आपको? कॉमन कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले गए। अब कुछ कैपिटल गुड्स हैं, कुछ कैपिटल गुड्स हैं, पहले वो मैं नॉन बिजनेस के लिए यूज करती थी या एग्जाम्प्ट के लिए यूज करती थी। ए पॉइंट के कैपिटल गुड्स थे जो मैंने कुछ महीने पहले खरीदे थे, कुछ साल पहले खरीदे थे, जो मैं ए में यूज कर रही थी वो सी पे कन्वर्ट हो गया, ए टू सी आ गई मैं। मतलब पहले मैं उसको एग्जाम के लिए यूज कर रही थी, अब मैं उसको कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। पहले ही मैं उसे नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही थी, अब मैं उसको यहाँ पे बिजनेस टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज कर रही हूँ। तो ए से सी स्विच हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया? एग्जाम से लेकर के अब मैं उसको मैं दोनों के लिए यूज करने लगी, टैक्सेबल के लिए भी, तो वो कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया। तो जिस महीने वो कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया, उसका पूरा का पूरा जो इनवॉइस में लग के आया था क्रेडिट, पहले तो मैंने उसको नहीं लिया था क्योंकि ए पॉइंट में नहीं लेना था, एग्जाम्प्ट के लिए तो नहीं लेना था। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं पूरा का पूरा क्रेडिट ले लूंगी। कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जितना इनवॉइस में लग के आया था उसे क्रेडिट पूरा ले लूंगी। एक बार तो मैं उसको पूरा क्रेडिट ले लूंगी, वो मेरे कॉमन क्रेडिट में भी आ जाएगा। सो चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एग्जाम सप्लाई टू कॉमन यूज कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर ए गॉट सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर सी, देन आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स denoted as a shall be credited to electronic credit ledger। उसको कहाँ लेके जाना है? shall be credited to what बेटा? electronic credit ledger। पूरा का पूरा क्रेडिट। आज से 2 साल पहले एक मशीन खरीद के लेकर के आई थी, उसमें 5 लाख रुपए का आईटीसी था, क्रेडिट था, जीएसटी लग के आया था। तो उस टाइम तो क्योंकि वो मैंने एग्जाम के लिए यूज करनी थी तो मैंने नहीं क्रेडिट लिया था 2 साल पहले। बट आज जब मैं उसको कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ तो वो पहले क्या करूंगी? मैं पूरा का पूरा जो उस पर क्रेडिट लग के आया है, क्या एग्जाम्पल था हमारा 5 लाख शायद, तो वो मैं पूरा क्रेडिट ले लूंगी, वो मैं पूरा क्रेडिट ले लूंगी। अब ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered under clause A denoted as TIE shall be calculated at the rate of 5% for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed। अब क्या हुआ भाई? कैपिटल गुड्स मैंने लाया था,
हाँ जी, 2 साल पहले लेकर के आई थी मैं कैपिटल गुड्स, 5 लाख रुपए का उस पे जीएसटी लग के आया था, उस टाइम मैंने क्रेडिट नहीं लिया। 2 साल मैंने उसको एग्जाम बनाने के लिए यूज किया। अब मैं कॉमन के लिए ले जा रही हूँ, तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले गया, बट 2 साल मैंने वो जो गुड्स थे उसको एग्जाम के लिए यूज किया था, तो उस टाइम का क्रेडिट इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो उसको क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में 5 लाख रुपए आपने क्रेडिट ले लिया, और आपका इनएलिजिबल आईटीसी कितना होगा बेटा, 5 लाख रुपए जो आपका जीएसटी लग के आया था इंटू 5%, 2 साल यूज किया मतलब 8 क्वार्टर, तो यहाँ पे 40% बेटा, 40% क्रेडिट जो है आपका, विच कम्स टू व्हाट, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनएलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा, विच वुड बी डिनोटेड एज टीआईई, विच वुड बी डिनोटेड एज टीआईई, और इसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, ऐड कर दोगे आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। 5 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया, 2 लाख रुपए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया, नेट इफेक्ट वही हुआ, ठीक है। बट आपका यहाँ पे ये जो फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन क्रेडिट आप क्या माना जाओगे, आपका ये ए में क्या ऐड होगा बेटा, यहाँ 5 लाख ऐड होगा। फॉर द पर्पज ऑफ यहाँ पे कॉमन क्रेडिट हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ए आ गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब an item of capital goods declared under clause A and its receipt shall not attract provision of 18(4) if subsequently covered under this clause, क्योंकि जब वो लेकर के आए थे उस टाइम पे वो यहाँ पे वो आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, ये यहाँ पे जो ए क्लॉज में था, आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन इट्स रिसीट shall not attract the provision of 18(4) if subsequently covered under this clause, क्योंकि वो लेटर ऑन इस क्लॉज में आया है, ठीक है। नाउ ये देखेंगे हम 18(4) अभी पढ़ेंगे तब और क्लियरली समझेगा। चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई टू कॉमन यूज, सो प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, B2C आए हम, अब B2C आए, मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे हम पहले टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, अब हम एग्जाम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिए। तो पहले टैक्सेबल में था, अब कॉमन में आ गया, तो जब टैक्सेबल में था तब क्या मैंने पूरा आईटीसी लिया था, हाँ जी लिया था, हाँ जी पूरा आईटीसी लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा आईटीसी ले लिया था। तो अब प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे जब उसको लेके आएंगे तो वापस से पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लेंगे, बट हाँ डेफिनेटली उसको कॉमन क्रेडिट अराइव करने के लिए ऐड करेंगे, प्रोवाइडेड दैट कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर क्लॉज बी गेट सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर क्लॉज सी, देन द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स शैल बी एडेड टू अराइव एट टीसी, मतलब उसको कॉमन क्रेडिट पे लिखेंगे। तो बेटा कॉमन क्रेडिट में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा सी पॉइंट में जो था हमारा, यहाँ पे सी पॉइंट में जो कॉमन कैपिटल गुड्स, मैंने इस महीने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे, ठीक है, कैपिटल गुड्स की वैल्यू से 6 लाख रुपीज है, से 6 लाख रुपीज, या मैं सिर्फ जीएसटी का अमाउंट लेती हूँ, तो ये जो मैंने मशीन, यहाँ सी पॉइंट के लिए मैंने एक मशीन ए खरीदी इस महीने में, इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे मैं अक्टूबर में चल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने अक्टूबर 2020 में यहाँ पे एक मशीन खरीदी, ठीक है। वो जो मशीन मैंने यहाँ पे खरीदी बेटा, तो वो जो मशीन है उस पे जीएसटी लग के आया था 1 लाख रुपीज से, तो वो मेरा क्या टीसी में जाएगा, ऐड होगा, यस इट विल बी डिनोटेड एज ए, और उसको टीसी के लिए ऐड करेंगे, कॉमन क्रेडिट बन जाएगा। फिर इस महीने क्या हुआ, मेरी कोई एक मशीन बी थी जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, जिसमें 5 लाख रुपए का क्रेडिट लग के आया था, तो वो पहले मैं एग्जाम के लिए यूज करी थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ, तो उसमें जो भी इनवॉइस में क्रेडिट लग के आया वो भी टीसी निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, कॉमन क्रेडिट हो जाएगा। और मेरे पास एक मशीन सी थी जो मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, मैं टैक्सेबल के लिए यूज कर रही थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ, उसमें भी क्रेडिट जो लग के आया था बेटा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाख रुपीज का क्रेडिट लग के आया था, 2 लाख रुपीज का क्रेडिट लग के आया था, तो टोटल ये भी टीसी के लिए ऐड होगा, मतलब कि आपका टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हो गया बेटा, 7 और 8 लाख का आपका हो गया टीसी, मतलब कॉमन क्रेडिट। इस महीने का कॉमन क्रेडिट यहाँ पे निकालना रहेगा, तो इसको अब हम क्या करेंगे आगे, ये तो पहले टीसी आ गया, अब मंथली क्रेडिट निकालते हैं। तो मंथली क्रेडिट में बेटा हर एक कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ क्या मानी गई है, उन्होंने माना है कि हर एक कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ होती है 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स, तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टीसी, मतलब कि टीएम आ जाएगा, मतलब कि कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ। इस महीने का क्या कॉमन क्रेडिट है वो आ जाएगा, ये देखो। अब यहाँ पे टीसी निकल गया, यहाँ तक कि डिटरमाइन द कॉमन क्रेडिट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर अ टैक्स पीरियड एंड डिनोट द सेम एज टीएम, एज अ टीएम देंगे, तो टीसी डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारा टीएम आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे पहले क्लॉज एफ हुआ करता था, जो कि बताता था कि भाई हर एक कैपिटल गुड का टीएम को यहाँ पे सबमिशन किया तो टीआर आता है, बट अब वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो क्लॉज एफ ओमिट कर दिया, तो अब यहाँ नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो था टीआर इंटू ई डिवाइडेड बाय एफ,
ई मतलब एग्जेम्प्ट वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और एफ मतलब टोटल टर्नओवर, एफ मतलब टोटल टर्नओवर। तो अभी इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे टीआर को हटा दिया। तो अभी आपके एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, टीआर को आप टीएम अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप लिख दो क्लॉज एफ जो है ओमिट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये नोट आपको वहां पे एग्जाम में लिख देने का है कि द टर्म टीआर विच इज यूज्ड इन द सेट फॉर्मूला is omission of clause of has thus rendered formula given OTA is now the term TR which is used in the formula is not where defined in the rule. That's why we are assuming TR as TM. We are assuming TR as TM. तो यहाँ पे TM में आप क्या करोगे, यहाँ पे TM मल्टीप्लाई बाय E बाय F करे हमने, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एग्जेम सप्लाई के टुवर्ड्स जो हमारा यहाँ पे क्रेडिट है बेटा, एग्जेम सप्लाई के टुवर्ड्स जो क्रेडिट है, और उतना क्रेडिट आपका क्या रहेगा, एड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट फॉर ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड, ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड, ठीक है। इसमें बेटा बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, वो एक प्रॉब्लम आपको जरूर सॉल्व करना है। एडिशनल क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मेन बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। आरटीपी में भी इस पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है। आपके अटेम्प्ट में इसमें अमेंडमेंट है तो बिल्कुल चांस बनता है कि एग्जाम में आए। ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम इसमें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी एक बार क्विकली मैं इसको वापस से रिवाइज करूंगी। हमको इसमें क्या करना है, कॉमन क्रेडिट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जेम्प्ट के लिए उसको, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए उसका तो क्रेडिट लेना ही नहीं है, क्रेडिट लेना ही नहीं है। बी पॉइंट में एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड और टैक्सेबल के लिए तो उसका क्रेडिट ले लो। अब सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट में सबसे पहले नॉर्मल केस है कि भाई इस महीने मैंने कोई कैपिटल कुछ खरीदा जो को कॉमन यूज के लिए, तो क्या करूंगी, जितना इनवॉइस में क्रेडिट लग के आया उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी और वो कॉमन क्रेडिट हो जाएगा, एज ए डिनोट करेंगे उसको। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव चेंज हुआ, चेंज कैसे हुआ, ए से मैं सी पे आई, ए से मैं सी पे आई, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्रेडिट ले लेना है पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और ये जो इनएलिजिबल क्रेडिट है 5% एवरी क्वार्टर के हिसाब से लेकर के ऐड करना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और जो क्रेडिट मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लिया है, मतलब कि जो इनवॉइस में लग गया है, वो मेरा पूरा कॉमन क्रेडिट बन जाएगा, उसको ए से डिनोट करना है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा B2C कन्वर्ट हुआ, मतलब मैं टैक्सेबल के लिए पहले यूज कर रही थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। तो टैक्सेबल के लिए जब यूज कर रही होंगी तब मैंने पूरा का पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले चुकी हूँ, तो उसे मुझे वापस नहीं लेना है, बट हाँ कॉमन क्रेडिट के लिए उसको मैं ऐड करूंगी। तो अब कॉमन क्रेडिट में तीन चीजें आती है, एक तो इस महीने जो कैपिटल गुड्स खरीदा कॉमन है वो, सेकंड स्विच ओवर हुआ ए टू सी हुआ तो उसमें जो भी क्रेडिट इनवॉइस में लग के आया था वो, और सेकंड B2C हुआ उसमें भी जो इनवॉइस में लग के आया था वो, ये सबका टोटल करेंगे तो कॉमन क्रेडिट आ जाता है, उसको बोलते हैं टीसी आ गया पूरा कॉमन क्रेडिट, ठीक है। उन कैपिटल गुड्स से लेके उनकी पूरी यूजफुल लाइफ का टोटल कॉमन क्रेडिट। इस महीने का क्रेडिट चाहिए तो क्या कर दूंगी, डिवाइड बाय 60 कर दूंगी, मंथली क्रेडिट आ गया, टीएम आ गया बेटा यहाँ पे, और टीएम को मल्टीप्लाई कर दूंगी ई बाय एफ, मतलब एग्जेम डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, तो मेरे पास टीई आ जाएगा, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल यहाँ पे आ जाएगा, जिसको यहाँ पे टुवर्ड्स एग्जेम सप्लाई, और जिसको क्या कर दूंगी मैं ऐड कर दूंगी मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। दैट्स एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन था खाली, वो डिस्कस कर लेते हैं। आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर क्लॉज ए ऑन इट्स रिसीप्ट शेल नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ 18 इफ सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज। तो बेटा यहाँ पे जब मैंने गुड्स लेकर के आई थी, यहाँ क्लॉज ए में जब कवर थे, वो एग्जेम्प्ट के लिए मैं यूज कर रही थी, ठीक है, एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रही थी, उस टाइम मैं कॉमन के लिए यूज नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे 18(4) के प्रोविजन बेटा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 18(4) के, मैं मेन बुक ओपन करती हूँ, हमने पढ़ा था, आपको याद है, यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे स्विच हो रहे हो बेटा, तो यहाँ पे लिखा था कि भाई आपको क्रेडिट क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, कुछ आईटीसी, हेल्थ इन स्टॉक, कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे 18(4) के हिसाब से कोई रिवर्सल नहीं होगा, 18(4) नहीं अप्लाई होगा उन कैपिटल गुड्स पे जो यहाँ पे स्विच ओवर के केस आ रहे हैं, क्योंकि वो लेटर ऑन कवर हो रहे हैं। जब हमने खरीदा था, आए थे वो गुड्स, तब वो वहां पे कवर्ड नहीं था, तब यहाँ कवर्ड नहीं था, ठीक है। तो बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे रूल 43 के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया क्विक रिविजन है, हम यहाँ पे इसका डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। रूल नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे विच इज रिगार्डिंग ब्लॉक क्रेडिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अमेंडमेंट्स भी हैं इसमें और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे ब्लॉक क्रेडिट का। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ये क्या चीज है मैम? तो अगर कोई मोटर व्हीकल आप यूज कर रहे हो, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए कोई मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो, हैविंग एन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, लेस देन और इक्वल टू 13% तक के अगर आपकी कैपेसिटी है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, नहीं देना हमको क्रेडिट, आपको नहीं देना आपको क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अलाउड है, ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता।
नहीं आता। यहां बात हो रही है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहां पे जिसकी कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है, तो उसका क्रेडिट आपका ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है? जीएसटी में बेटा सारी चीजों के क्रेडिट अलाउड है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है। Except when they are used for making following taxable supply. What does this mean? मतलब अगर taxable ये नीचे बचे हुए following supplies के लिए यूज कर रहा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। Except when they are used for making the following taxable supply, namely further supply of motor vehicle. आगे सप्लाई के लिए अगर यूज कर रहा है, वो मोटर व्हीकल किसके लिए यूज कर रहा है? फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए। अब यार कोई कार डीलर है, उसने कार खरीदी इसीलिए है ताकि वो आगे बेच सके, उसका क्या क्रेडिट ब्लॉक करोगे? नहीं करोगे। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती थी? गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, अपने घर में बढ़िया कार लेके जा रहे हैं, तो पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, जैसे कि वो दिग बिजनेस पे रही है, तो वो सारे क्रेडिट्स ब्लॉक करना चाहती थी गवर्नमेंट। अब कोई कार डीलर है जो गाड़ियां ही खरीद रहा है, उसका आईटीसी गाड़ी है यार, गाड़ी पे जो लग के आ रहा है वही उसका आईटीसी है, वो कार बेच रहा है। यहाँ पे मारुति सुजुकी का शोरूम है उसका, वो 100 गाड़ियां खरीद रहा है, महीने 100 गाड़ियां बेच रहा है, तो उसको क्रेडिट अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई किस चीज की कर रहा है? फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल की, तो अलाउड है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, यार मैंने गाड़ी खरीदी है, क्यों? क्योंकि मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कर रहा हूं, मेरी टैक्सी का बिजनेस है यार, मैं हर महीने गाड़ियां खरीदता हूं, उस पैसे में गाड़ियों में लोगों को भेजता हूं, उनसे पैसे जो लेता हूं उस पर टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? आउटपुट उसका टैक्सेबल है। क्या है ये देखो वर्ड यहाँ क्या यूज किया हुआ था? Except when they are used for making following taxable सप्लाई। टैक्सेबल जो आउटपुट है उसमें भी उसने टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, नहीं किया तो फिर इसका क्रेडिट की बात नहीं होगी। ये कब अप्लाई होगा? ये कब अप्लाई होगा कि जब आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, अगर इनपुट आपने ये वाला लिया और इससे आउटपुट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तब की बात हो रही है। देन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल्स, मतलब कि कोई भाई यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है, कार सिखा रहा है लोगों को, भाई कार खरीदी इसीलिए रहा है क्योंकि लोगों को सिखाए, उस पे जो पैसा लेगा उस पे टैक्सेबल सप्लाई है, वो गवर्नमेंट को उस पे टैक्स पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है फिर हम क्रेडिट दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। सो यहाँ पे मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम लोगों की है, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन है। क्या? फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल टैक्सेबल, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टैक्सेबल, थर्ड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल टैक्सेबल। ये तीनों अगर टैक्सेबल आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। इन शॉर्ट मोटर व्हीकल सिटिंग कैपेसिटी जिसकी 13 या उससे कम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 केस में मिलेगा। अगर वो प्रोवाइड कर रहा है उससे आउटपुट सर्विस, कौन सी? टैक्सेबल आउटपुट सर्विस, कौन सी? फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल की, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, या इंपार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल की, तो क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। देन वेसल एयरक्राफ्ट, अच्छा अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट मिलेगा क्या? मोटर व्हीकल है मेरी, छोटी मोटर व्हीकल है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया, हाँ उसका मिलेगा। यहाँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले मोटर व्हीकल का ब्लॉक किया। 13 सीटर से ज्यादा वाली मैंने मोटर व्हीकल ली, उसका क्रेडिट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे। आईटीसी और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर with a sitting capacity less than or equal to 13% including driver used for any purpose other than the mentioned, वो जो 3 है is not allowed. ITC on motor vehicle for transportation of passenger exceeding 13% used for any purpose is allowed. 13 सीटर से ज्यादा भी 17 सीटर की कोई गाड़ी आपने खरीदी किसी भी पर्पस के लिए ले लो ना यार, अलाउड है। ITC on motor vehicle used for motor vehicle for transportation of goods, dumper, typers etc for any purpose is allowed, वो सब अलाउड है। गुड्स के लिए कोई टेंशन नहीं, पैसेंजर में रिस्ट्रिक्शन है 13 सीटर से कम की या 13 सीटर से कम, लेस देन और इक्वल टू 13 सीटर ब्लॉक्ड है, एक्सेप्ट 3 केसेस में अलाउड है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये अपन ने बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था, बहुत सारे इसमें हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे बेटा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना। आईटीसी का क्वेश्चन बैंक अपने को 1 से नहीं 2 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो अपन ने क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है उसका, एक बार आपको और वापस से उसको पढ़ना चाहिए। देन वेसल एंड एयरक्राफ्ट व्हेन दे आर यूज्ड, वेसल और एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, एक्सेप्ट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई
फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, या वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ऐसे तो ब्लॉक्ड है, ऐसे तो ब्लॉक्ड है, बट अलाउड कब है, जब आप उससे फर्दर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, किस चीज की, फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल एयरक्राफ्ट, आपका बिजनेस ही, आप बेच रहे हो, वेसल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको अलाउड है। इन सब चीजों में क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, उसमें टैक्स कलेक्ट हो ही रहा है अपने, तो अपने को आईटीसी देने में दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर कार खरीद ले ऑफिस के लिए, ऑफिस में डायरेक्टर कार खरीद ले, अब उससे क्या, वो 4 सीटर कार खरीदी उसने, अब उससे कुछ आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई हो नहीं रहा है, कोई टैक्स तो आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। वेसल एयरक्राफ्ट भी, अब यहाँ पे किसी ने अपना बढ़िया एयरक्राफ्ट खरीदा है ऑफिस में डायरेक्टर, तो वो ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ पे देखो क्या है, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, वेसल एयरक्राफ्ट का ऐसे तो ब्लॉक्ड है, पर अलाउड कब है, अगर आप कर रहे हो उसका टैक्सेबल सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, उससे आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो वेसल एयरक्राफ्ट का, तो आपको अलाउड है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, उससे अलाउड है। आपने वेसल खरीदे इसलिए, या एयरक्राफ्ट जेट वाला ने इसीलिए खरीदा क्योंकि उससे उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना है, उसने यार एयरक्राफ्ट खरीदा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, उसमें जो टैक्स सारा आपको पे कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्रेडिट अलाउड कर दिया हमने, एक्सेप्शन में डाल दिया इसको। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग नेविगेटिंग सच वेसल, वो वेसल चलाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए वेसल खरीदा, उसके क्रेडिट अलाउड है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट अलाउड है, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन पैसेंजर वाले में थी, गुड्स के केस में वैसे भी अलाउड है, ठीक है। मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट तीनों भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किए जा रहे हैं तो आपको याद रखना है वो क्रेडिट अलाउड है, वो ब्लॉक नहीं है 17(5) के हिसाब से। देन नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज AA। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस ले रहे हो किसकी, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, रिपेयर मेंटेनेंस की, वेसल एयरक्राफ्ट के लिए या मोटर व्हीकल के लिए, जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जिनका क्रेडिट ब्लॉक है, उनकी ये सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक हो जाए। आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी, डायरेक्टर ने मोटर व्हीकल खरीदी, 5 सीटर बढ़िया मर्सिडीज बेंज यहाँ पे खरीदी उन्होंने, उसका क्रेडिट ब्लॉक हुआ। उससे रिलेटेड जो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लोगे बेटा, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई मोटर व्हीकल ली मैंने, ठीक है, उसका क्रेडिट अलाउड है, तो उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड हो, ठीक है। सो यहां पे एक्सेप्शन, व्हेन द मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और ए आर यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब जो एक्सेप्शंस है उनके लिए यूज कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, उस केस में क्रेडिट अलाउड है। जब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसी टाइम पे उनका इंश्योरेंस का, उनका रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, ठीक है। When received by a taxable person engaged in manufacture of motor vehicle, vessel, aircraft, या ये सर्विसेज कौन ले रहा है, मैन्युफैक्चरर ले रहा है यार, वो वेसल एयरक्राफ्ट यहाँ बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है, उस केस में इसका क्रेडिट अलाउड है। In the supply of general insurance service in respect of such motor vehicle, vessel or aircraft insured by him, या वो इंश्योरेंस वाला है, वो सर्विस ले रहा है, तो वो भी क्रेडिट अलाउड है, वो भी क्रेडिट अलाउड है। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, चेंज हो गया है, पहले जैसा था उससे काफी कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी गई है, तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन नेक्स्ट, food, beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic, plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicle, vessel, aircraft referred to in clause A or A, except when used for the purpose specified, life insurance, health insurance, इन सबके क्रेडिट ब्लॉक्ड है। फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, आपने बाहर गए, डायरेक्टर्स बाहर गए, मस्त 5 स्टार में खाना वाना खाया, बिल लाके ऑफिस में दिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपकी ऑफिस की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, उसमें खाना पीना हुआ, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग क्रेडिट अलाउड ही नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया आपने जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, जेट एयरवेज एयर हॉस्टेज का ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ, क्रेडिट अलाउड है? नहीं अलाउड है। प्लास्टिक सर्जरी करवाई आपने, क्रेडिट अलाउड है? नहीं अलाउड है। हेल्थ सर्विसेज ली, क्रेडिट अलाउड है? नहीं अलाउड है। लीज की आपने, रेंट करी, हायर करी मोटर व्हीकल, जिनके क्रेडिट ब्लॉक्ड थे, यहाँ पे क्लॉज ए या AA जो हमने ये वाले पहले पढ़े थे, ये क्लॉज ए है आपका, ये क्लॉज AA है, जिनके क्रेडिट इसके हिसाब से ब्लॉक थे, क्या उनका क्रेडिट मिलेगा? नहीं। लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड, मतलब एक्सेप्शन में क्रेडिट मिलेंगे, एक्सेप्शन में क्रेडिट मिलेंगे।
लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लो जाके, क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या, सारे एक्सेप्शन मतलब वहां पे क्रेडिट अलाउड है, वहां क्रेडिट अलाउड है। ITC available where an inward supply of such goods or services is used by a registered person for making an outward supply of the same category or as an element of taxable or mixed supply। आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्टोरेंट वाला हूं यार, रेस्टोरेंट वाला हूं, मैंने यहाँ पे फूड बिवरेजेस आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली इसलिए थी क्योंकि मुझे बाहर देनी थी। जब तक मैं फूड और बिवरेजेस खरीदूंगा नहीं तब तक के मैं बेचूंगा कैसे? तो उस केस में मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं सेम कैटेगरी का, मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं सेम कैटेगरी का, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एक्सेप्शन में डाल दिया तुम्हें, टेंशन ना लो, आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये सारे केसेस में जो भी हमने ऊपर देखे, फूड बिवरेजेस आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड ऑल, हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सारे केसेस में आपको क्रेडिट कब मिल सकता है बेटा? तब मिल सकता है जब आपने इनपुट लिया ही इसलिए था क्योंकि आपको आउटपुट प्रोवाइड करना था उसके लिए, तो आपको क्रेडिट अलाउड है, तो आपको क्रेडिट अलाउड है या तो सेम कैटेगरी में या एज अ एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और मिक्स सप्लाई। मतलब कि जैसे कि मैं जेट एयरवेज हूं, ठीक है, मैंने फूड और बेवरेजेस क्यों लिए थे? ताकि मैं कस्टमर को जो यहाँ पे फ्लाइट के लिए में मुझे कस्टमर्स को देने पड़ता है यहाँ पे फूड बेवरेजेस, ठीक है, वो मेरा कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, वो मेरे कंपोजिट सप्लाई का, मैंने उनको टिकट में विद फूड बेवरेजेस चार्ज किया हुआ है, वो मेरा कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का है पार्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में भी जेट एयरवेज अगर फूड बेवरेजेस ले रहा है उसके लिए तो क्रेडिट अलाउड है। एग्जाम्पल था, हाँ एग्जाम्पल, जेट एयरवेज के लिए कुछ नहीं, एग्जाम्पल दिया मैंने। तो आपने ये सारी सर्विसेज जो है फूड बेवरेजेस या आउटडोर केटरिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज आपने ली ही इसीलिए ताकि आप उसका सेम आउटपुट प्रोवाइड कर सको, तो आपको क्रेडिट अलाउड है इन द सेम कैटेगरी, या आप एज अ टैक्सेबल या मिक्स सप्लाई के लिए वो इनपुट लेना चाहते हो तो भी आपको क्रेडिट अलाउड है। आई होप इट इज क्लियर। बट बेटा रिवीजन में मेरा भी रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ, हमने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारे हर पॉइंट पे एग्जांपल किए थे। ITC अवेलेबल, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय, तो भी अलाउड है, तो भी अलाउड है। जैसे कि अब यार लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर को कंपलसरी है यहाँ पे एक्ट के हिसाब से, जैसे कि कोल माइंस में होता है कि भाई उनको सारे एम्प्लॉयज का यहाँ पे इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, तो उस केस में उसको क्रेडिट अलाउड है, उस केस में उसको क्रेडिट अलाउड है। तो जहां पे ऑब्लिगेटरी है किसी लॉ से कि एम्प्लॉयर को ये सर्विसेज एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, तो उस केसेस में अगर ये ऊपर वाली सर्विसेज है तो उनका क्रेडिट अलाउड रहेगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर अगर आप ले रहे हो वो क्रेडिट अलाउड नहीं है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, आपने ट्रैवल दिया, आपने आपके एम्प्लॉयज को बोला जाओ जाके बाली घूम के आओ, जाओ जाके थाईलैंड घूम के आओ, तो उस केस में ऐसे बेनिफिट्स आप दे सकते हो, पर गवर्नमेंट ने बोला हम उसका क्रेडिट नहीं दे रहे। एक्सेप्शन, ITC अवेलेबल व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, तो अलाउड रहेगा। देन गुड्स लॉस स्टोलन, ये देखो ये जो क्रेडिट अवेलेबल ऑन द अबव है ये सारे एक्सेप्शंस की बात हो रही है, ठीक है, एक्सेप्शंस पे क्रेडिट अलाउड है, और ये यहां से एरो आ रहा है। गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, गवर्नमेंट ने बोला आपके गुड्स चोरी हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, आपने फ्री में बांट दिए, हमको कुछ नहीं करना है, इस केस में हम क्रेडिट नहीं देंगे। गवर्नमेंट कितनी चालाक है, गवर्नमेंट ने बोला यार आउटपुट तो भरेंगे नहीं यहाँ पे ये क्योंकि गुड्स चोरी हो गए, आउटपुट तो भरेंगे नहीं, ITC और ले लेंगे, गवर्नमेंट ने हमको क्रेडिट नहीं देना। आपके गुड्स घूम गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, हमें क्रेडिट नहीं देना। इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऑब्वियसली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा पर्सनल कंजम्पशन का। ये नीचे वाले पहले कर लेते हैं फिर आते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे। इनवर्ड चार्ज टू कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 आपको पता है क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय NRTP एक्सेप्शन ITC अवेलेबल ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, वेरी इंपॉर्टेंट। NRTP मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर से आपने आपके घर के लिए एक आर्किटेक्ट बुलवाया, US से बुलाया आपके घर का बढ़िया आर्किटेक्ट, वो आपका इंटीरियर आर्किटेक्ट आपने किसी को बुलाया, वो आपका यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है आपको, क्या उसको क्रेडिट मिलेगा? जो चीज है साथ में लेके आया है इंपोर्ट करके, उस चीज का तो क्रेडिट मिल जाएगा, बट जो यहाँ से लोकल प्रोक्योरमेंट करेगा उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है
उसको सिर्फ जो वो इंपोर्ट करके लेके आता है उस चीज का क्रेडिट मिलता है। इंडिया में जो चीज है उसने प्रोक्योर किया उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देन टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, टैक्स शॉर्ट नॉट पेड एरोनॉस्ली रिफंडेड ड्यू फ्रॉड। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 129 जो होता है अपना ये रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट जो डिटेन हो गए थे आपके, और फाइन पेड अंडर सेक्शन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन उसमें 130 में जो टैक्स पे करते हो, तो ये 74 129 यहाँ इन सब केसेस में आपको क्या होता है, यहाँ पे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब लास्ट हमारा बचता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, समझेंगे अभी ये क्या है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रही हूँ, मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में? तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कोई भी, मैं बिल्डर हो सकती हूँ, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकती हूँ, या मैंने नॉर्मली कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका एक्सेप्शन है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा। Where work contract for immovable property is an input service for further supply of work contract, तभी भी क्रेडिट मिलेगा, तभी भी क्रेडिट मिलेगा। What do you mean by this? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा, अगर मैं बिल्डर हूं, मतलब मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा इनपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम कर रहा है, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर से काम किया, तो मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा। किस केस में ब्लॉक्ड है? हर केस में ब्लॉक्ड है एक्सेप्ट दो। एक तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। सेकंड, जब यहाँ पे ये सर्विस इनपुट सर्विस होगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के आउटपुट के लिए आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनपुट ले रहे हो तो क्रेडिट अलाउड है। देन एक और है, inward supply received by taxable person for construction of immovable property on his own account, including when such supply are used in the course or furtherance of business। तो अगर यहाँ मैंने इनपुट सर्विसेज ली, क्यों भाई, मैं बढ़िया अपना ऑफिस बना रही हूँ, मैं अपना ऑफिस बना रही हूँ, उसके लिए मैंने कुछ इनवर्ट सप्लाईज ली, तो उस केस में क्या मुझे क्रेडिट अलाउड है? हाँ, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड नहीं है, सॉरी, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड नहीं है। अगर मैं कोई इनवर्ट सप्लाई ले रही हूँ, किस चीज के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब मेरा, मैं खुद का ऑफिस बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग व्हेन सप्लाई इज यूज्ड, भले से बिजनेस के लिए, मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लूं कि यार ये ऑफिस इसके लिए क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट बढ़ रहे हो, इसका क्रेडिट आपको हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स, ठीक है, वो उसी पार्ट में कवर हो गया। एक मिनट, अब मैं मेन हमारी बुक पे एक बार जाती हूँ। देखो जो हमने सी क्लॉज पढ़ा था वो क्या था? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा। And next, goods or services received by a taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery on his own account। own account मतलब कि क्या? हमारे खुद के लिए। बिल्डर भी अगर खुद का सेल्स ऑफिस बना रहा है, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है, लास्ट क्लॉज में कवर होता है, बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है जो उसका वो आगे बेचने वाला है, तो उसने उस केस में उसके लिए जो इनपुट्स लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो इनपुट्स लिए, उसका क्रेडिट उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये मैं इस नोट्स पे इसीलिए आई, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है क्या? अलाउड है, हाँ बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हम ब्लॉक क्रेडिट मिले। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या? सो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services and include such foundation and structural support। तो यहाँ पे apparatus हो सकते हैं, equipment हो सकते हैं, machinery हो सकती है जो अर्थ से फिक्स है फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट से, और वो आपको आउटवर्ड सप्लाई के लिए यहाँ पे यूज की जा रही है। बट इसमें एक्सक्लूड क्या किया है? ये तीन चीजें एक्सक्लूड की गई है बेटा। ये एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एग्जाम में आपको लास्ट टाइम भी पूछा था। लैंड बिल्डिंग अदर सिविल स्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, इसको प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से हटा दिया है। मतलब क्या हो गया? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, इसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक क्रेडिट में बेटा अगेन ब्लॉक क्रेडिट में वर्ड क्या यूज किया था? अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से ये तीनों को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इन तीनों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है।
ये तीनों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से हटा दिया गया। लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइस, ये लास्ट एग्जाम में भी आपको काम आया था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो ये हमारा डिस्कशन होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर्स, इन सब का भी ब्लॉक्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। जितना कैपिटलाइज करो, रेवेन्यू ट्रीट करोगे क्रेडिट मिल जाएगा। रेवेन्यू आइटम है आपके तो क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत डिटेल में डिस्कस किया बेटा, बट यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। प्लांट एंड मशीनरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड। अब इसमें कुछ एक दो क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं अभी, वो हम डिस्कस करते हैं। फ्री सैंपल से रिलेटेड है। एक हमने अभी पढ़ा था कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन आया, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू सप्लायर एन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू गिफ्ट और सैंपल विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाउएवर वेयर द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई बाय शेड्यूल 1, तो फिर उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि उसे सप्लाई ट्रीट कर ली जाती है। वो विदाउट कंसिडरेशन एक्टिविटी बट उसे सप्लाई ट्रीट कर जाती है, उस केस में क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, बाय वन गेट वन ऑफर, ये बेटा इस पे बड़े सारे क्लैरिफिकेशन है, अपन ने हर चैप्टर में पढ़े हैं, इसको हम लास्ट में एक बार रिलेट करके भी पढ़ेंगे। इट इज क्लैरिफाइड दैट आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू सप्लाई फॉर इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ सच ऑफर। बाय वन गेट वन के लिए फिर जो भी आपके इनपुट्स यूज हुए होंगे सबके क्रेडिट मिल जाएंगे। ठीक है, एंड डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, जैसे जैसे आपका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेविंग बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका रेट बढ़ेगा डिस्काउंट का। इट इज क्लैरिफाइड दैट सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सप्लाई और ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन सच डिस्काउंट। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बेटा पढ़ा अभी तक के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। बहुत छोटा सा सेक्शन बचता है, सेक्शन 18 का डिस्कशन बस। ठीक है, सेक्शन 17(5) बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, रूल 42, 43, सेक्शन 17(3), सेक्शन 16 सब कुछ हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक क्रेडिट का स्पेशली विद सबसेक्शन याद रखने का है आपको, और ये छोटे मोटे क्लैरिफिकेशंस हैं, ये हम एक बार लास्ट में रिलेट करके पढ़ेंगे। नाउ सेक्शन 18 किससे रिलेटेड है? 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में जो अपन ने क्लास में सॉल्व किए थे, आपको वो एक दो बार सॉल्व करने हैं। The provision of section 18 read with relevant rules are summarized here. Special circumstances enabling availing of credit. Special circumstances, आप क्रेडिट कब ले सकते हो उसकी बात हो रही है। जैसे कि आप कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल लेवी पे आ रहे हो, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई पे जा रहे हो, उन सब जगहों पे आप क्रेडिट ले सकते हो। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, या आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ रहे हो, तो उस केस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट आपको अलाउड है क्या? उसके सर्कमस्टांसेस है। क्यों इन सब चीजों में क्रेडिट मिलता है बेटा? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पे आप पहले एग्जेम्प्ट कर रहे थे, अब वो गुड्स या सर्विसेज टैक्सेबल हो गई। डेट लेती हूं मैं 1 अक्टूबर से। तो यार इसके बाद के पीरियड में तो आप इस पे टैक्स भरोगे ना, अब तो आगे टैक्स भरते रहोगे ना इस पे। तो जो यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए ना। जिस दिन आप स्विच कर रहे हो उस दिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक पे आगे टैक्स पे करने वाले हो। या आप कंपोजिशन से नॉर्मल में भी जा रहे हो तो भी आप पहले फिक्स रेट पे टैक्स पे करते थे, अब आप उसका जो हायर रेट है उस पर टैक्स पे करने वाले हो ना। तो यहाँ पे जिस दिन आप स्विच कर रहे हो उस दिन जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए ना। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। अब पढ़ेंगे क्या है प्रोविजन। सो registered person switching from composition levy to regular scheme of payment of taxes, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहा है तो क्रेडिट अलाउड है। यस अलाउड है। कहां से कहां तकेगा? क्रेडिट इज एंटाइटल्ड ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलेगा। कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स और हेल्ड इन स्टॉक, जो सेमी फिनिश गुड्स मेरे पड़े हुए आधे बने बुनाए उस पर जो भी इनपुट्स लगे होंगे उसका क्रेडिट मिलेगा। इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, जो फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं उस पे जो इनपुट्स लगे होंगे क्रेडिट वो मिलेंगे।
Capital goods in case of exempt supply becoming taxable used exclusively for exempt supply reduced by 5% per quarter or part thereof from the date of invoice. तो capital goods का मिलेगा आपको जब आपका exempt, आप exempt से taxable में आ रहे हो, उसमें जो भी आपका क्रेडिट होगा उसको आप माइनस करोगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ से और आपको क्रेडिट मिल जाएगा. ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the supplier. ठीक है, कौन सा दिन का मिलेगा? ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे फ्रॉम द डे ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर, मतलब जिस दिन से आप स्विच कर रहे हो ना उसके एक दिन पहले के शाम के स्टॉक का आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है. ठीक है, और ये सारे क्रेडिट्स बेटा इन ऑल द अबव केसेस इट इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. मतलब वो इनवॉइस की डेट 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पिछले 1 साल की इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको मिल जाता है. जो आपका स्टॉक पड़ा है वो पिछले 1 साल से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, ये 2 केसेस हो गए. पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग रजिस्ट्रेशन लायबल टू रजिस्ट्रेशन. ये आपने प्रोविजन हमने पढ़ा था कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक अप्लाई करना पड़ता है? 30 दिन के अंदर. जब भी आप लायबल होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ 30 days के अंदर, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ऐसे ही आपका मन कर रहा है आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको क्रेडिट मिलेगा हेल्ड इन स्टॉक का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स जो भी स्टॉक पड़े इन सबसे रिलेटेड इनपुट्स का आपको क्रेडिट मिलेगा. कैपिटल गुड्स का इन दोनों केसेस में नहीं मिलता है. ठीक है, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, जो आप जब आप रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो उस दिन के, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसके पहले वाले दिन जो है यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा. कंडीशंस, फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन, आपको गिविंग डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जहां भी कैपिटल गुड्स का अलाउड है. डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल टैक्सेस अवेल क्रेडिट, सॉरी. डिटेल टू बी सर्टिफाइड बाय CA, अगर आपका एग्रीगेट क्लेम जो है टैक्स का वो कितना है, अगर आपका एग्रीगेट क्लेम 2 लाख से ज्यादा है तो आपको CA के भी यहाँ पे लगता है क्या चीज, डिटेल्स आपको सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है CA से भी. तो ये केसेस में आप क्या सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो. नेक्स्ट, जैसा ये था उसका जस्ट अपोजिट जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट. ये हो रही है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट और पेमेंट की बात. मतलब कि आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो, आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर रहे हो. इन सारे केसेस में क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी आपका स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट रिवर्स कर लो, क्योंकि आगे आप टैक्स पे करने वाले हो नहीं, या कंपोजिशन में जा रहे हो तो आपको अलाउड ही नहीं है, फिक्स रेट से टैक्स पे करोगे तो आपने क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा. देखते हैं क्या है. तो ITC, registered person who has availed ITC switching from regular scheme of payment of tax to composition levy. बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसका क्वेश्चन बैंक जो मेरा अवेलेबल है वेबसाइट पे, जरूर सॉल्व कर लेना. जिन्होंने पढ़ा है अपने क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड हैं वो आप एक बार देख लीजिए वापस से, और बाकी बच्चे सारा क्वेश्चन बैंक इसका करो. इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है. ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, नाउ अमाउंट टू बी रिवर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ITC. अगर आप देखो क्या हो रहा है, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हो यहाँ पे, या आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, अब आप एग्जेम्प्ट में जा रहे हो, या आप रजिस्ट्रेशन जो है आपका कैंसिल कर रहे हो. तो इन सब केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रिवर्स करोगे कितना? ITC inputs held in stock contain in semi-finished goods, finished goods held in stock, capital goods on the immediately day preceding the date of such switchover of exemption और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रिवर्स करना पड़ेगा. क्रेडिट सभी चीजों का, इनपुट्स जो भी हेल्ड इन स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स है, कैपिटल गुड्स में, जितना भी क्रेडिट आपका था आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, इनपुट्स प्रोपोर्शनेट रिवर्सल बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस. ठीक है, तो अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है तो बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस आपको जो भी आपका स्टॉक है उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. इफ इनवॉइस आर नॉट अवेलेबल, अब आपके पास इनवॉइस नहीं है, देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्विच ओवर एग्जेम्पशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी यूज्ड विद ड्यूली सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग CA के हिसाब से. कैपिटल गुड्स के केस में रिवर्सल ऑन प्रो राटा बेसिस pertaining to remaining useful life, taking a useful life as 5 years. जो अब रिवर्सल आप करोगे क्या मानोगे? आपका कैपिटल गुड्स का लाइफ टोटल 5 साल का माना जाएगा और उसके हिसाब से जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसका आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2 साल यूज कर लिया कैपिटल गुड्स को, तो बचे हुए 3 साल है, तो 3 साल का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. मतलब 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 36 मंथ्स का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. ITC to be reversed will be calculated separately for ITC of CGST, SGST, UTGST and IGST. ठीक है,
Reversal amount will be added to the output tax liability of the registered person. Electronic cash credit ledger will be debited by such amount. And सबसे important, balance ITC if any will lapse. इसके बाद बेटा आपने ये सब कैलकुलेशन से रिवर्सल किया, आपके ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे 2 लाख का क्रेडिट पड़ा था, ये सारे कैलकुलेशन से 1.5 लाख रुपए का आया, इसके बाद 50,000 रुपए बच गए, उसका क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, आपने आईटीसी लिया था और वो जो कैपिटल गुड्स अगर हैं आपके पास वो आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में रिवर्सल कैसे होगा? सो अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू हायर ऑफ द फॉलोइंग, इनसे हायर रहेगा। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स मैंने लिए हैं या प्लांट एंड मशीनरी लिया है जिसमें मैंने आईटीसी लिया था और वो मैं सप्लाई कर रही हूँ, किसी को दे रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा? सो उस केस में जो मैंने आईटीसी लिया था कैपिटल गुड्स पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, लेस 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द रेट ऑफ इनवॉइस और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इफ द अमाउंट 1 एक्सीड्स 2 देन रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेपरेट आईटीसी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स मे बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हेन रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स जिग्स डाइस फिक्चर आर सप्लाइड एज स्क्रैप। तो इस केस में आपको ये आईटीसी माइनस 5% की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भी कर सकते हो। तो ये चारों सिनेरियोज में बेटा क्या करना है, आपको आईटीसी रिवर्स करना है, आईटीसी रिवर्स करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे देखा, तो इस पे मोस्टली एग्जाम में देखो आपको यहाँ पे ये आना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, वेरी सिंपल, आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो मर्जर सेल डीमर्जर हो रहा है तो उस आईटीसी का क्या होगा। चलो 1 मिनट लगेगा, पढ़ ही लेते हैं। इन केस ऑफ सेल मर्जर अमलगमेशन लीज ट्रांसफर, जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफर के बुक्स में बचा है can be transferred to new entity if there is a specific provision for transfer of liability। तो आपकी liability के specific provision के साथ में आप वो क्या कर सकते हो, आपका ITC जो है वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। In case of demerger, ITC will be apportioned in the ratio of what? Value of assets। 2 कंपनीज का demerger हो रहा है तो ITC जो बचा है वो किसके पास जाएगा? तो value of assets के बेसिस पे दोनों के पास जाएगा। Of the new unit as per demerger scheme, the value of asset means the entire assets of the business whether or not ITC has been availed। तो ये जो proportion निकालना है वो कैसे निकालना है, आपको निकालना है टोटल एसेट्स का वैल्यू। ऐसा नहीं देखना है कि कौन से एसेट्स लेना है जिस पे ITC लिया, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टोटल एसेट्स की बात है। ठीक है, It has been clarified that transfer or change in ownership of business will include transfer or change of ownership of business due to death, और उस पे भी ये प्रोविजंस लगेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ना सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया इसी इशू पे, इसी से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का केस है भाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है और आईटीसी का बैलेंस है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ एसेट बेटा जो लेना है वो क्या लेना है, स्टेट लेवल पे लेना है, स्टेट लेवल पे लेना है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेना है। सो द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स इज टू बी टेकन एट द स्टेट लेवल, एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल, एंड नॉट एट बेटा व्हाट, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेना है। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी अप्लाइड टू टोटल अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ द ट्रांसफरर। जो रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट रहेगा बेटा, जो हमारा रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट है उसको किस पे अप्लाई करेंगे हम, अब ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ ट्रांसफरर, पूरा सम सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी टोटल करेंगे, नॉट इंडिविजुअली, सेपरेटली नहीं अप्लाई करना है। आईटीसी का टोटल कर लिया, उस पे करोगे क्या आप, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट आप अप्लाई करोगे स्टेट लेवल पे। हर एक स्टेट ने कितना कितना उसके पास जो जितना टोटल था उसमें से कितना ट्रांसफर किया, वो उस स्टेट का वैल्यू ऑफ एसेट आ गया, उसको आप अप्लाई करोगे आईटीसी, टोटल आईटीसी पे। द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड, वापस से पढ़ती ऊपर वाला पॉइंट, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी अप्लाइड टू ऑन व्हाट बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ ट्रांसफर, दैट इज द सम ऑफ ऑल जीएसटी। इट दिस फॉर्मूला नीड नॉट बी अप्लाइड सेपरेटली इन ईच हेड। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर टू द transferee, that is the sum of this GST should not exceed the amount of ITC to be transferred। हाँ, but total ITC जो उसको ट्रांसफर करना है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। However, transferor shall be at liberty to determine the amount transferred under each head। ट्रांसफरर डिसाइड करेगा कि उसको हर एक हेड में कितना करना है, GST टोटल कितना करना है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द बैलेंस ऑफ आईटीसी अवेलेबल अंडर दैट हेड, उस हेड में जितना बैलेंस अवेलेबल है उतना ही कर सकेंगे, बट फिर भी मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, यहाँ पे आप लिख लो, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट जो रहेंगे हम स्टेट वाइज जो डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे लेना है वो किस दिन का लेना है, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर पे, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर।
रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, और उसको अप्लाई किस पे करना है, आईटीसी बैलेंस पे। आईटीसी बैलेंस कौन से दिन का लेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 02, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 02। तो ये आप वहां पे लिख लो। अब एक मिनट, ये इस पे ना एक प्रॉब्लम भी हमने आपको याद, नवंबर 20 के जो अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए उसमें सेपरेटली बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है। ये क्विक रिविजन है, क्विकली जा रहे हैं। तो वहां पे ये एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था। मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ रिवीजन करा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे हर एक स्टेट का रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट टू द ट्रांसफर ही लेना है कि भाई इस स्टेट के टोटल एसेट कितने थे, उसमें से कितने ट्रांसफर किए, उससे क्या निकल जाएगा, रेशियो ऑफ ट्रांसफर ही, वैल्यू ऑफ एसेट जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है। इसको किस पे अप्लाई करेंगे बेटा, टोटल आईटीसी। सबसे पहले दिल्ली का केस देखते हैं। हमारे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में 70% एसेट ट्रांसफर हुए, दिल्ली में 70% एसेट ट्रांसफर हुए। दिल्ली का आईटीसी बैलेंस 50 लाख है, 50 लाख पे 75% अप्लाई करेंगे तो 35 लाख का जो आपको टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफर करना है। किस हेड में, वो डिसाइड करेगा ट्रांसफर डिसाइड करेगा। तो उसने सोचा मैं सीजीएसटी एसजीएसटी में 10-10 लाख कर देता हूँ और आईजीएसटी 15 लाख करता हूँ, कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं, कर दो। बट मैक्सिमम सीजीएसटी में कितना ही कर सकता है, 10 लाख, क्योंकि उसमें है ही 10 लाख, हरियाणा यूनिट ने टोटल रेशियो वैल्यू कितना ट्रांसफर किया, उसके जितने एसेट थे टोटल उसका 40% ट्रांसफर किया, तो उसके इसमें 40% लगेगा। ऑल इंडिया का टोटल नहीं करेंगे, स्टेट का किया हमने। 40% 70 लाख पे अप्लाई किया तो 28 लाख उसने ट्रांसफर करना है। तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं मेरा आईजीएसटी पूरा ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 20 लाख वहां से ट्रांसफर कर दिया। सीजीएसटी 5 लाख करता हूँ, सीजीएसटी 3 लाख करता हूँ, एसजीएसटी 3 लाख करता हूँ, उसकी इच्छा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर आईजीएसटी कितना कर सकता है, मैक्सिमम 20, क्योंकि उसमें अवेलेबल ही मैक्सिमम 20 है। तो इस तरीके का बेटा कभी बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है। और रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट अगर आपको कई अलग अलग दिनों को दिया है तो आपको कौन से दिन का उठाना है, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर को उसको अप्लाई करना है टोटल आईटीसी पे। तो आपको आ जाएगा कि भाई कितना आईटीसी ट्रांसफर करना है, किस हेड पे वो देखना है, वो देख लेगा खुद। और डेट ऑफ फाइलिंग आईटीसी 02 के दिन का आईटीसी लेना है। तो ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया, इस पे कभी कभार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के पूरे चांस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर इन जीएसटीआर1, न्यू सब रूल 4 इंसर्टेड इन रूल नंबर 36। तो बेटा रूल 36 हमने पढ़ा भी था, पहले भी पढ़ा था। सबसे पहले सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 क्या ये नहीं बोलता कि भाई आपके पास यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, यस। सर रूल 36 बताता है कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स और कंडीशन होने चाहिए आपके, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसमें एक सब रूल 4 डाला गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। To specify the quantum of ITC that can be claimed against invoice debit note uploaded and invoice debit note not uploaded। आपके सप्लायर ने जीएसटीआर1 भरा तो आप क्रेडिट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आप पूरा क्रेडिट ले सकते हो। आपके सप्लायर ने आपको गुड्स बेचा पर जीएसटीआर1 फाइल नहीं किया तो आप क्या उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि कितना क्रेडिट ले सकते हो, 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट ले सकते हो। तो रूल 36(4) क्या है, आईटीसी टू बी अवेल, हम यहाँ नीचे यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है इससे देखेंगे, वेयर द इनवॉइस डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड बाय सप्लायर फुल आईटीसी फॉर ऑल अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मैं आपकी सप्लायर हूं, मैंने यहाँ पे पूरे इनवॉइसेस अपलोड कर दी हूँ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप पूरा आईटीसी ले सकते हो, हाउएवर इनवॉइस डेबिट नोट हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर, जहां पे इनवॉइस और डेबिट नोट अपलोड नहीं किया है उस केस में क्या होगा, तो 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ही आपको मिल सकता है। 10% का रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, कौन से केसेस में, जहां पे आपके सप्लायर ने इनवॉइस डेबिट नोट नहीं अपलोड किया। 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस अपलोडेड इन डेबिट नोट्स, हाउएवर द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड एक्चुअल आईटीसी से ज्यादा ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो बेटा 10% किसका, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑफ द अपलोडेड इनवॉइस। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पे जिसने अपलोड किया है जीएसटीआर1 में जिन सप्लायर्स ने अपलोड किया उसका आईटीसी मिला के होता है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज। तो आपको 10% ये 60,000 का लेना है, तो इस केस में आप कितना ले सकते हो, मैक्सिमम बेटा 6,000। 10% ऑफ 60,000 यहाँ के मैक्सिमम 6,000 ले सकते हो। 10% ऑफ अपलोडेड, जो नहीं अपलोड किया है उसका लिमिट क्या है, 10% ऑफ अपलोडेड का लिमिट डाल दिया गवर्नमेंट ने, 10% ऑफ अपलोडेड का यहाँ पे लिमिट डाल दिया। बट एक्चुअली ये 6,000 है, ये इट शुड नॉट एक्सीड द, इससे रिलेटेड जो आईटीसी उससे ज्यादा। अब आपके जिन लोगों ने इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल उसका आईटीसी है 10,000 रुपीज, तो आप कितना ले सकते हो, आप मैक्सिमम 6,000 ही ले सकते हो। अगर उसका आईटीसी है से 5,000 रुपीज, तो उस केस में आप कितना ले सकते हो,
तो फिर आप 5000 ही लोगे, मैक्सिमम जितना है उतना ही लोगे, जितना है उतना ही लोगे। ठीक है, मैंने बहुत क्विकली लिया इसका डिटेल एग्जांपल बेटा हमने अमेंडमेंट के लेक्चर में देखा था, यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या डाली हुई है, जिसने अपलोड कर दिया उसका फुल आईटीसी, जिसने अपलोड नहीं किया है 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब बेटा इस पे एक बड़ा प्यारा सा क्लैरिफिकेशन आया और मुझे बिल्कुल लगता है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनते हैं। क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है, क्लैरिफिकेशन बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू इन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन 36(4) रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर क्लेमिंग क्रेडिट टू अवेल आईटीसी ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सबसे पहले तो बोल दिया कि भाई ये 10% का कैलकुलेशन कोई पोर्टल नहीं करेगा, ये किसको करना है, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपको करना है। रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन इनवॉइस डेबिट नोट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय सप्लायर टू बी अपलोडेड अंडर 37(1). देयरफॉर टैक्स पेयर में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट, document issued under RCM, credit received from ISD which are outside 37(1). ये restrictions सिर्फ 37(1) वाले आउटवर्ड सप्लाई के लिए यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड है, ये रिस्ट्रिक्शन खाली 37(1) से रिलेटेड है। ये रिस्ट्रिक्शन कहीं से कहीं तक कि आप पूरा क्रेडिट, ये 10% वाला रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई नहीं करता, अदर चीजों में नहीं करता, जैसे कि IGST पेड ऑन इंपोर्ट का पूरा क्रेडिट मिलेगा, IRCM का पूरा क्रेडिट मिलेगा, ISD से जो रिसीव हुआ है उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कैलकुलेशन एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है 10% का रिस्ट्रिक्शन आपको किस पे लगाना है। So the ITC under Rule 36(4) shall be calculated on total eligible ITC from all supplier against all supplier whose details has been uploaded by supplier। ये बेटा supplier wise restriction नहीं है, supplier wise restriction नहीं है, total ITC from all supplier, टोटल आईटीसी फ्रॉम ऑल सप्लायर अगेंस्ट ऑल सप्लायर जो अपलोड हुआ है उसका 10% लेंगे सीधे सीधे। द कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ओनली ऑन दोज इनवॉइसेस ऑन व्हिच आईटीसी इज अवेलेबल एंड देयरफॉर इनवॉइसेस ऑन व्हिच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल से सेक्शन 17(5) वुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। भाई 10% किसका लेना है, एलिजिबल आईटीसी का, जिसका आपको आईटीसी अदरवाइज एलिजिबल ही है, जिसका एलिजिबल ही नहीं है, जैसे ब्लॉक क्रेडिट नहीं, उसको लेना ही नहीं है, उसका 10% उसको तो लेना ही नहीं है, उसका लेना ही नहीं, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी लेना है। द अमाउंट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट हुज डिटेल्स हैव नॉट बीन अपलोडेड shall not exceed 10% of eligible ITC in respect of invoice which have been uploaded under 37(1). किस डेट का बेटा, as on the due date of form GSTR1, as on the due date of filing GSTR1 के जो ड्यू डेट है वो डेट का लिया जाएगा, वो डेट का लिया जाएगा। कौन सी डेट का आपको लेना है, The same can be ascertained by 2A showing ITC as on the due date of filing GSTR1। तो आपको वो कहां से मिलेगा, आपके 2A से मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे ITC in respect of invoice details have not been uploaded shall not exceed 10% of which ITC बेटा, the eligible ITC in respect of which has been uploaded, और वो कौन से उनका लेना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 आपको 2A से मिल जाएगा। तो बेटा ये एक क्लैरिफिकेशन सर्कुलर आया है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको क्या आ सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्लैरिफिकेशन कंप्लीट होता है। सो बेटा दिस वाज अ डिस्कशन रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमने बहुत मिनिमम टाइम में ये अपना डिस्कशन कंप्लीट किया इस चैप्टर का। तो यहाँ पे ये हमारे चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सो फ्रेंड्स, विल स्टॉप अवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।